भारत में 90s के टाइम में अगर किसी को जॉब खोजनी हो या शादी के लिए रिश्ता देखना हो या अपने लिए कोई फ्लैट खोज रहा हो तो उसके लिए सबको न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड सेक्शन पे डिपेंडेंट रहना होता था। न्यूज़पेपर में छपने वाला 2 पेज का क्लासिफाइड सेक्शन सबको अपने मतलब की चीजें दे देता था। और दोस्तों यहीं से क्विकर का आइडिया आता है मार्केट में। क्विकर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के पहले प्लेयर्स में से एक था जिसने बहुत ही कम समय में $1 बिलियन का वैल्यूएशन अचीव कर लिया। ऐसा क्लेम था इनका कि 2012 में इनके करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा यूनिक विजिटर हर महीने इनके प्लेटफॉर्म पे आया करते थे। लेकिन आज ये स्टार्टअप 50 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्विकर के राइज एंड फॉल की पूरी स्टोरी, जहाँ बहुत सारे स्कैम्स है, राइज है और एक बहुत बड़ा क्विकर का फॉल है। दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये उन हर स्टार्टअप और हर बिजनेसेस के लिए वीडियो है जो कि अपने बिजनेस में एक्सेल करना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2005 में अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी ईबे ने भारत में एक नई वेबसाइट शुरुआत किया kijiji.com नाम की। इस पे कोई भी इंडियन अपना फ्री में ऐड पोस्ट कर सकता था। इसका मतलब ये था कि अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए या फ्लैट खरीदना हो या बेचना हो या फिर आपको शादी के लिए रिश्ता ढूंढना हो, इन सब चीजों के लिए आप kijiji.com पे पोस्ट कर सकते थे। kijiji एक एक्सपेरिमेंट था ईबे का, जहां वो वर्ल्ड के अलग अलग मार्केट में अपनी क्लासिफाइड वेबसाइट्स लॉन्च कर रहे थे, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और चाइना जैसे अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने लोगों के लिए kijiji नाम की एक वेबसाइट लॉन्च किया, जहां पे लोग इजीली अपने ऐड पोस्ट किया कर सकते थे। उस समय इंडिया में kijiji को जीबी थॉमस लीड कर रहे थे और उतने कम इंटरनेट के समय में भी kijiji इंडिया में काफी तेजी से पॉपुलर होने लगा। साल 2008 तक इंडिया के 12 शहरों में फैल चुके थे, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे कई सारे शहर शामिल थे। kijiji का सबसे बड़ा फायदा लोकल बिजनेसमैन को हो रहा था कि वो इजीली लोगों की कम्युनिटी से जुड़ते जा रहे थे। उस समय भारत में सबसे पहला प्रयोग हो रहा था ऑनलाइन होने का। और दोस्तों इसी समय स्टोरी में एक नए प्लेयर आते हैं, प्रणव चुलेट, जो कि 2005 में अमेरिका में एक मूवी शूटिंग कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस की जरूरत थी। अमेरिका उनके लिए नया था, इसलिए उनको कहीं भी कुछ पता नहीं था, जिस वजह से उन्होंने भारत में जैसे kijiji शुरू हुआ था वैसे ही अमेरिका में क्रेगलिस्ट नाम की वेबसाइट थी, जहां से उन्होंने इजीली सारे को एक्टर्स को हायर कर लिया। और यहाँ पे उन्हें समझ में आ चुका था इनको इंडिया में भी क्रेगलिस्ट जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जहाँ पे लोग इजीली अपने रिक्वायरमेंट की चीजें डायरेक्टली सर्च कर सकें। मैं आपको बता दूं, क्रेगलिस्ट अमेरिका की एक क्लासिफाइड कंपनी है जो कि करीब 30 साल पुरानी है और ये दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी में से एक मानी जाती है क्लासिफाइड सेक्शन में। 2019 में एक रिसर्चर के अकॉर्डिंग क्रेगलिस्ट का टोटल जो ईयरली रेवेन्यू है वो $1 बिलियन से ज्यादा का है। और ऐसा कहा जाता है इस कंपनी में सिर्फ 50 एम्प्लॉइज ही आज भी काम किया करते हैं। तो इन पे भी कभी एक डिटेल में हम किस स्टडी में जरूर बात करते हैं। तो आइए स्टोरी में फिर से समझते हैं। इसके बाद प्रणव इंडिया आते हैं और उन्होंने 2008 में इंडिया में क्विकर की शुरुआत किया। उन दिनों भारत में जो न्यूज़पेपर में एड्स आया करते थे वो टेलीग्राफिक लैंग्वेज में हुआ करते थे और यहाँ पे लोगों को पर लाइन के हिसाब से पेमेंट किया जाता था। जैसे कि साल 2010 में अगर हम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ऐड का कॉस्ट देखें तो 585 रुपए पर 5 लाइन के ऐड का कॉस्ट हुआ करता था। क्विकर के शुरुआती दिन काफी मुश्किल भरे थे क्योंकि उस समय 2008 का रिसेशन भी चल रहा था और 2021 के इंटरव्यू में प्रणव चुलेट ये बताते हैं कि शुरुआती दिनों में फंडिंग मिलना भारत में काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था उन दिनों, क्योंकि पूरे दुनिया में रिसेशन चल रहा था। लेकिन क्विकर ने एक बिजनेस मॉडल बनाया और खुद एक मार्केट प्लेस की तरह मार्केट में लिस्ट किया, जहाँ पे कोई इजीली अपना जॉब पोस्ट, रियल एस्टेट या फिर मैरिज की कोई भी अपनी पोस्ट इजीली किया कर सकता था और इजीली लोग वहाँ पे आके अपना रिक्वायरमेंट खोज सकते थे। लेकिन सारा ट्रांजैक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से ऑफलाइन हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपना स्कूटर लिस्ट किया सेल करने के लिए और आपको कोई बायर मिल जाता है तो आपको उससे मिल के ही खरीद और बेच करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक कोई भी ऑनलाइन का पेमेंट सिस्टम भारत में नहीं आया था। और क्विकर का कमाई का जो जरिया था वो पे पर क्लिक के हिसाब से हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ऐड पे क्लिक किया करता था उस हिसाब से क्विकर लोगों से पैसे चार्ज करती थी। रेवेन्यू का दूसरा स्ट्रीम विजिबिलिटी का था। जिन लोगों ने ऐड पे पोस्ट किया है उसको अगर ऊपर दिखाना होता था अपना ऐड तो उस हिसाब से लोग एक्स्ट्रा पेमेंट किया करते थे। रेवेन्यू का दूसरा स्ट्रीम विजिबिलिटी का था। जिनको क्विकर पे अपने ऐड पोस्ट किया है उनको अगर अपना ऐड ऊपर दिखाना है, बाकी लोगों को विजिबिलिटी ज्यादा करनी है, तो उसके लिए इनका प्रीमियम फीचर था जिसके लिए लोग एक्स्ट्रा पेमेंट किया करते थे। इसके अलावा पेटीएम अब लॉजिस्टिक की सर्विसेज और इसके साथ ही आपका पेपर वर्क का भी सारा काम कराना शुरू कर दिया था, जिस वजह से इनका रेवेन्यू काफी तेज राइज हुआ। जहां 2009-10 में इनका रेवेन्यू 2.9 करोड़ था, वो 2012 के मार्च एंड तक बढ़ के 8.6 करोड़ हो गया था। 2012 में क्विकर का ऐसा क्लेम था कि हर महीने करीब 17 मिलियन यूजर्स उनके प्लेटफॉर्म पे आया करते हैं और इंडिया में सबसे ज्यादा लीड कन्वर्जन क्विकर ही कर रही थी। क्विकर एक फिक्स बिजनेस मॉडल से इंडिया के मार्केट में चल रही थी, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि बहुत ही जल्दी ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया क्विकर के बिजनेस मॉडल में कई सारी खामियां दिखाई देने लगी और सिर्फ 4 सालों के अंदर उन्हें अपना पूरा बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल पूरी तरह से चेंज करना पड़ा। क्विकर के बिजनेस मॉडल में बेसिकली 3 गलतियां थी। सबसे पहली गलती हम अगर समझे तो क्विकर एक कस्टमर टू कस्टमर प्लेटफॉर्म था।
इसका मतलब है कस्टमर ही ऐड डालता था और कस्टमर ही ऐड देखता था। जैसे कि अगर आपने दिल्ली में अपना स्कूटर सेल पे लगाया है तो उसके लिए एनफ बायर भी तो होने चाहिए, मतलब स्कूटर खरीदारी वाले लोग भी तो होने चाहिए। अब अगर साल 2008-10 में हम देखें तो आज से 15 साल पहले लोग ऑनलाइन बहुत कम यूज़ किया करते थे। तो कभी अगर सेलर है तो बायर नहीं है, बायर अगर खड़ा है तो सेलर नहीं होता था। इस वजह से प्लेटफॉर्म अच्छे से रन नहीं कर पा रहा था। लोगों को अगर अपनी कार या बाइक अगर बेचनी होती तो वो अपने आसपास की किसी दुकानों पे जाके बेच दिया करते थे सेकंड हैंड। क्विकर की अगर हम दूसरी गलती समझे तो क्विकर पे पर क्लिक से पैसे कमाया करती थी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सेलर ने प्रीमियम लिस्टिंग की है और उसको हर क्लिक पे पैसे उसको देना होता है, तो जब भी कोई बायर आता था उसने ऐड पे क्लिक किया, उसने ऐड देखा, लेकिन लोग उसको खरीदते ही नहीं थे। तो यहाँ पे सेलर हर क्लिक पे पैसे तो दे रहा है लेकिन उसका सामान बिक भी नहीं रहा है और उसको उल्टा लॉस हो जाता था, जिस वजह से लोगों ने प्रीमियम लिस्टिंग करना ही बंद कर दिया क्विकर पे। क्विकर की अगर हम तीसरी गलती समझें तो क्विकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां एक ही प्लेटफॉर्म पे आप कार से लेकर घर तक आप सब कुछ खरीद या बेच सकते हो। लेकिन उन्हीं दिनों अगर देखें तो क्विकर को एक बड़ा झटका लगा मार्केट में, क्योंकि कार ट्रेड, कार देखो जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म आ गए जो कि पर्टिकुलरली कार के मार्केट में डील करते थे। वहीं दूसरी तरफ फ्लैट परचेस के लिए हाउसिंग.com और मैजिक ब्रिक जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म आ गए थे। इसके साथ ही होम सर्विसेज के लिए भी अर्बन क्लैब शुरू हो गई थी साल 2014 में। अब यहाँ पे ये सारे प्लेटफॉर्म एक एक स्पेसिफिक नीश पे डील कर रहे थे और क्विकर सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, जिस वजह से मार्केट में इनको इन सारे प्लेटफॉर्म से टक्कर मिलने लगी थी। ये सब इनके कंपटीटर बन चुके थे। ये सभी प्लेटफॉर्म एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करते थे, जिस वजह से ये क्विकर को काफी पीछे छोड़ते हुए आगे निकलने लगे थे मार्केट में। लेकिन बड़ी मुसीबत क्विकर के सामने थी जब साल 2009 में साउथ अफ्रीकन कंपनी OLX इंडियन मार्केट में एंटर करती है और वो क्विकर को सीधा मार्केट में टक्कर देती है। अब इन चारों तरफ से घिरे हुए क्विकर को बचाने के लिए प्रणव चिलिट ने एक नया बिजनेस मॉडल मार्केट में लेके आया। 2015 में क्विकर मार्केट में एक नई स्ट्रेटेजी लेके आता है जहां पे उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट छोड़ के अब सिर्फ 5 कैटेगरीज में डील करने का सोचा। जहां सबसे पहले आपको क्विकर जॉब्स मिला करता था, जहां पे इजीली कोई भी जॉब के लिए पोस्ट किया कर सकता है, लेकिन अगर प्रीमियम लिस्टिंग करेंगे तो उसके लिए अलग से पैसे लगते थे। ये सेक्शन बिल्कुल एकदम अलग दिखाई देता था। वहीं दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट में अगर किसी को अपना कार या फ्लैट लिस्ट करना है तो उसको पहले एक लिस्टिंग चार्ज क्विकर को देना होता था और इसके साथ ही प्रीमियम लिस्टिंग में खुद को ऊपर दिखाने के लिए एक अलग तरीके का पैसा लगा करता था। वहीं अगर देखें तो क्विकर ऑनलाइन पेमेंट और लॉजिस्टिक सर्विसेज भी अब देना शुरू कर दिया, जहाँ पे क्विकर आपको सामानों की होम डिलीवरी भी घर जाके दे रहा था। तो अब यहाँ पे कार ट्रेड के सामने क्विकर कार आ चुका था। वहीं मैजिक ब्रिक और हाउसिंग.com के सामने क्विकर होम्स था, नौकरी.com के सामने क्विकर जॉब्स था, अर्बन क्लैब के सामने क्विकर सर्विसेज थी और क्विकर गुड्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करने के लिए शुरू किया गया था। तो कुल 5 कैटेगरीज में अब क्विकर मार्केट में आ चुका था फिर से। इस न्यू बिजनेस मॉडल से क्विकर ने इन्वेस्टर्स को काफी इंप्रेस कर दिया और टाइगर ग्लोबल, स्ट्रीट व्यू कैपिटल जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें $150 मिलियन से फंडिंग दिया और कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन पार हो जाती है। मतलब कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी थी। इन इन्वेस्टमेंट से आए हुए पैसे से क्विकर ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश किया। क्विकर ने अपने हर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारी कंपनीज को एक्वायर किया, जैसे कि क्विकर ने बाबा जॉब्स को एक्वायर किया जो कि ब्लू कॉलर जॉब्स प्रोवाइड करती थी। इसके साथ ही उन्होंने 2016 में हायर को एक्वायर किया जो कि व्हाइट कॉलर जॉब्स प्रोवाइड करती थी। अब रियल एस्टेट मार्केट में हम देखें तो क्विकर ने क्विकर होम्स के लिए कॉमन फ्लोर, रियल्टी कंपास और ग्रैब हाउस जैसे कई सारे स्टार्टअप्स को एक्वायर किया। इन्होंने कॉमन फ्लोर को $200 मिलियन में एक्वायर किया, जिसे 2007 में सुमित जैन ने शुरुआत किया था। इसके साथ ही उन दिनों होम ब्यूटी और सैलून का भी मार्केट इंडिया में काफी राइज पे था और यहाँ पे इनका बड़ा कंपटीटर अब मार्केट पे अर्बन क्लैब बनता जा रहा था, जिसे आज हम अर्बन कंपनी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने कई सारी कंपनीज को एक्वायर किया। अपने ब्यूटी सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्विकर ने यहाँ पे सेलोसा को एक्वायर किया, जिस 2015 में अनुराग नैयर ने शुरू किया था। बाद में कंपनी ने इसका नाम बदल के एट होम दीवा रख दिया, लेकिन कुछ साल बाद ये कंपनी भी बंद हो जाती है। इसके साथ ही इन्होंने ज़ैपलग स्टे ग्लैड को भी एक्वायर किया ताकि ये अपना ब्यूटी सेक्टर और स्ट्रॉन्ग कर सकें, क्योंकि उन दिनों होम सर्विसेज ब्यूटी की काफ़ी ज़्यादा तेजी से चलने लगी थी इंडिया में। और अपनी लॉन्ड्री सर्विस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्विकर ने लॉन्ड्री अन्ना को एक्वायर किया। तो कुल मिला के क्विकर ने 16 कंपनियों को एक्वायर किया और 2 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें एक बोनोबो था और दूसरा फ्लैटमेट हंटिंग प्लेटफॉर्म फ्लैट चैट था, जिसे कि बाद में क्विकर ने बंद भी कर दिया। इन सभी 16 एक्विजिशन से क्विकर 5 अलग अलग सेक्टर में किंग बनना चाहती थी, लेकिन क्विकर वही मिस्टेक करी थी जो 95% जो स्टार्टअप फेल हो जाया करते हैं वो किया करते हैं। क्विकर की अगर हम सारी मिस्टेक समझने की कोशिश करें तो उनकी सबसे पहली मिस्टेक थी कि क्विकर को ये पता ही नहीं था कि वो किस कोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो किस लिए जाने जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को आप ई कॉमर्स के लिए जानते हैं, वहीं ओला को आप कैब सर्विस के लिए जानते हैं, इसके साथ ही आप जोमेटो, स्विगी को आप फूड सर्विस के लिए जाना करते हैं।
लेकिन क्विकर के पास ऐसी कोई कोर सर्विस नहीं थी जिसको वो सॉल्व कर रहा हो। क्विकर के पास 5 अलग अलग कैटेगरीज तो थी, लेकिन उन सब में कोई एक सेम लिंकेज नहीं था। इसको और साफ शब्दों में कहें तो क्विकर की अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं थी ब्रांड की। वहीं क्विकर की अगर हम दूसरी मिस्टेक समझने की कोशिश करें तो क्विकर बहुत ही जल्दी कई सारे बिजनेसेस में एंटर होना चाहती थी। क्विकर को लग रहा था कि जिस तरीके से इंडिया में ये इंटरनेट यूसेज बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे लोग इंटरनेट पे आएंगे, तो अगर किसी ने इनके एक सर्विस लिया, मान लीजिए फ्लैट की सर्विस लिया, तो उसको जब जॉब ढूंढना होगा तो भी वो क्विकर पे आएगा। या फिर उसको अगर कोई खरीदी हुई गाड़ी खरीदनी है तो वहां पे भी उसको फिर से क्विकर पे वो वापस आएगा। तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। बट ऐसा होता हुआ कुछ भी क्विकर के प्लेटफॉर्म पे दिखा ही नहीं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की कोई एक सिंगल आइडेंटिटी थी ही नहीं कभी। क्विकर का जॉब रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी सर्विस और सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में कोई भी एक सिमिलरिटी ब्रांड की नहीं दिखाई दी। इसके साथ ही क्विकर अपने कैटेगरीज में यही नहीं रुका, उसने और सारे बिजनेसेस करना शुरू किया। जैसे कि उन्होंने क्विकर लर्नर शुरू किया, जहाँ पे बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट दिलाने में मदद करते थे, और इसके साथ ही कॉलेज एडमिशन में आपके फीस में भी वो लोन दिलाने की भी सुविधा वो शुरू कर रहे थे। तो मतलब क्विकर अलग अलग टाइप के बिजनेसेस में एक्सपेंड कर रहा था, जिनका एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कोई लिंक ही नहीं है। इसके साथ ही क्विकर ने साल 2016 में टैलेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, जहां पे वो पूरा इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे। क्विकर यही नहीं रुका, उन्होंने 2020 में अपने खुद के स्टोर्स भी खोलने शुरू कर दिए, जहां पे वो सारे तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेच रहे थे। अब इतने सारे सेक्टर्स में क्विकर एक साथ उतर रहा था, जिसका खामियाजा भी क्विकर को भुगतना पड़ा, जो कि हम उनके तीसरी मिस्टेक में समझते हैं। क्विकर कई सेक्टर्स में एक साथ ही एंटर करने की कोशिश कर रहा था, जहां पे हर सेक्टर के लिए एक अलग सप्लाई चेन और इसके साथ एक अलग स्किल भी चाहिए होती है, जो कि क्विकर को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। अब इतनी सारी सर्विसेज अगर आप एक साथ देते हैं तो उसका मिसमैनेजमेंट होना बहुत ही जल्दी पॉसिबल है, और वही क्विकर के साथ हुआ। जैसे कि क्विकर लॉजिस्टिक्स सर्विस भी प्रोवाइड कर रही थी। यहाँ पे एक रेडिट पे यूजर लिखते हैं कि उन्होंने क्विकर की लॉजिस्टिक सर्विसेज लिया अपने रेफ्रिजरेटर सेल करने के लिए, जिससे कि क्विकर की जो लॉजिस्टिक सर्विस थी उन्होंने ना टाइम पे सेलर को डिलीवर किया, जिससे कि वो सेल भी नहीं हुआ, और जब वो रिटर्न फिर से बायर के पास लेके आए थे उनका रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर टूट भी गया रास्ते में। तो मतलब ओवरऑल यहाँ पे कस्टमर को ज़्यादा नुकसान हो गया। ये सब क्विकर की मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रहा था। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। क्विकर की अगर हम तीसरी मिस्टेक पे जाए तो क्विकर का ज़्यादा फोकस क्वांटिटी पे था, क्वालिटी पे नहीं था। जैसे कि साल 2015 में जब इन्होंने सबसे बड़ी $150 मिलियन की फंडिंग उठा के यूनिकॉर्न बनी थी, उस समय कंपनी का एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन स्पेंड करीब 400 करोड़ का था, और उस साल कंपनी का अगर हम रेवेन्यू देखें तो वो सिर्फ 41 करोड़ का था। मतलब क्विकर मार्केट में सिर्फ पैसे बहाए जा रहे थे एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन में। अगर देखें तो क्विकर का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू था वो 191 करोड़ का था 2018-19 में। उस साल भी कंपनी ने करीब 230 करोड़ का लॉस किया था। क्विकर के इतने सारे वर्टिकल्स होने की वजह से कंपनी में पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट हो गया, और क्विकर एक हाउस ऑफ स्कैम बन गया। आप चाहे तो पूरी एक वेब सीरीज बना सकते हैं क्विकर में हुए स्कैम्स पे। सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्विकर का क्वालिटी कंट्रोल न होने की वजह से कंपनी में पूरी तरीके से लोगों को फेक प्रोडक्ट बेचे जाने शुरू हो गए। यहाँ लोगों के साथ पेमेंट फ्रॉड होने लगा। क्विकर में स्कैमर्स फेक ईमेल आईडी बना के कस्टमर की इंफॉर्मेशन लीक कर दिया करते थे। साथ ही फेक आइडेंटिटी से लोगों के बैंक अकाउंट भी खाली होने शुरू हो गए थे, और इसके साथ ही लोगों को मिसलीडिंग फोटोज और वीडियोस दिखाई जाते थे, ताकि लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीद लें, उनको फोटो पसंद आए, और बाद में जो प्रोडक्ट डिलीवर होता था वो क्वालिटी का नहीं होता था। इस तरीके की प्रॉब्लम्स कस्टमर्स के साथ होने लगी। आप सोशल मीडिया पर अगर सर्च करेंगे तो आपको ढेरों क्विकर से रिलेटेड कंप्लेंट्स मिल जाएंगी, जिसमें कई सारे लोगों के प्रूफ भी होंगे। क्विकर ने स्कैम में इस हद तक बढ़ गया कि उनके खुद के एम्प्लॉयज भी कई सारे स्कैम में शामिल दिखाई दिए। एक जगह उनके 3 एम्प्लॉयज ने उनके कस्टमर के साथ ही स्कैम किया। इन सभी के पीछे अगर मेजर रीजन देखें तो क्विकर कई सारे बिजनेसेस पे फोकस कर रहा था, जिस वजह से कोई भी वो एक बिजनेस अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं था कि क्विकर में ग्रोथ पॉसिबिलिटी नहीं थी, बस उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स को अच्छे से कभी रीड ही नहीं किया। अगर साल 2017-18 उठाते हैं, जिस साल क्विकर ने 191 करोड़ का सबसे ज्यादा रेवेन्यू किया था, उस साल अगर हम क्विकर का टोटल इनकम देखें तो क्विकर के कमीशन रेवेन्यू में आपको एक डिक्लाइन दिखाई देगा। इसके साथ ही ब्यूटी सर्विस, एडवर्टाइजिंग और रेफरल फी में भी कंपनी का एवरेज ग्रोथ दिखता मिल रहा है। लेकिन होम रेंटल सर्विसेज में ये कंपनी 7.5 करोड़ से 85 करोड़ पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्विकर होम सर्विसेज में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि अगर 2017-18 में देखें तो आपको नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर, ये ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों को होम रेंटल्स पे घर आराम से नहीं मिल पा रहा था। आज भी इंडिया की एक बड़ी समस्या है कि लोगों को अगर रेंट पे घर चाहिए तो वो आसानी से नहीं मिल पाता है, स्पेशली बैचलर्स के लिए तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। ये एक मार्केट की बड़ी नीड थी जिसे क्विकर देख के सॉल्व भी करने की कोशिश कर रही थी, बट वो इतने सारे वर्टिकल्स में थी कि वो एक बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रही थी।
अगर क्विकर होम रेंटल्स या अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में ही फोकस करती तो शायद वो मैजिक ब्रिक जैसे एक बड़ी प्लेटफॉर्म होती। साल 2022-23 में अगर हम क्विकर का रेवेन्यू देखें तो वो सिर्फ 51 करोड़ रुपए था, वहीं क्विकर का लॉस 8 करोड़ रुपए था। तो दोस्तों यहाँ पे साफ दिखाई देता है कि एक कंपनी जो इतने बड़े सपने से शुरू हुई थी वो आज 50-51 करोड़ के रेवेन्यू तक की फंस के रह गई है। शायद ये भी आने वाले टाइम में डिक्लाइन हो, क्योंकि क्विकर कई सारे बिजनेसेस पे एक साथ फोकस कर रहा है। अगर क्विकर एक या दो वर्टिकल ही लेके मार्केट में चल रहा था तो आज वो मार्केट का लीडर होता, क्योंकि वो मार्केट के पहले प्लेयर्स में से एक था। लेकिन ज़्यादा वर्टिकल और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में क्विकर मार्केट में कभी अपने आप को स्टैब्लिश ही नहीं कर पाया किसी एक फील्ड में। तो दोस्तों आप कमेंट ऑप्शन में लिख के क्विकर की गलतियां बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन में प्रेस करिएगा।